Hi, so we are reading class 12th ह्यूमन ज्योग्राफी बुक। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर और स्कोप, वर्ल्ड की पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, पॉपुलेशन का कंपोजिशन क्या होता है और ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई, प्लानिटरी एचडीआई, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब आज का जो वीडियो है ये थर्ड यूनिट का फाइनल चैप्टर है, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से फ्लरिश क्यों हुआ ये इतना सिविलाइजेशन? बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड। और अब आ गया है 2020, कोविड-19 का बैकड्रॉप है, वर्ल्ड में नेशनलिस्टिक टेंडेंसी ऑन राइज है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, रीजनल ब्लॉक्स बन रहे हैं, ट्रेड पार्टनरशिप डेवलप हो रही है, इंटरनेशनल ट्रेड में मल्टीलेटरलिज्म एंड मल्टी ब्लॉक सिस्टम आ रहा है, ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं, डब्ल्यूटीओ का जो मैंडेट है वो उतना अब स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है। सो द पॉइंट इज इंटरनेशनल ट्रेड का नेचर स्कोप चेंज हो रहा है। लेट अस टॉक अबाउट इट। इंटरनेशनल ट्रेड, you have already familiar with the term trade as a tertiary activity which you have studied in chapter 7 of this book. You know that trade means the voluntary exchange of goods and services. तो ट्रेड का क्या मतलब होता है? गुड्स हैं, कुछ सामान बनाए, कुछ सेवाएं दिए और उनका एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज किसकी हेल्प से होगा? हो सकता है विद द हेल्प ऑफ मनी हो या फिर पुराने टाइम पे बार्टर होता था। टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रेड, आपस में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करेगी। वन पर्सन सेल्स एंड द अदर परचेजेस। इन सर्टेन प्लेसेस पीपल बार्टर देयर गुड। बार्टर मतलब आपको ये सामान दिया, आप दूसरा सामान उससे ले लो, दिस इज बार्टर। बट बार्टर सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होता है कि वहाँ पे डिमांड भी होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए। आपका जो सामान है उसकी नीड पर्सन बी को होना चाहिए, तभी तो आप एक्सचेंज करोगे गुड्स एंड सर्विसेज। सो उस नीड, उस मीन को रिप्लेस हम बाद में करेंगे मनी से, मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक। सो सर्टेन प्लेसेस में पीपल बार्टर देयर गुड्स फॉर बोथ द पार्टीज, ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल, दोनों को फायदा होना चाहिए, विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। Trade may be conducted at two levels, international and national. International trade is the exchange of goods and services among countries across national boundary. National level पे international होगा, national boundary international होगा और within country भी हो सकता है। Countries need to trade to obtain commodities they cannot produce themselves or they can purchase elsewhere at a lower price. प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट ए हम खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम इसको कहीं बाहर से परचेज कर लेते हैं। द इनिशियल फॉर्म ऑफ ट्रेड इन प्रिमिटिव सोसाइटी वॉज द बार्टर सिस्टम, जहाँ पे डायरेक्ट एक्सचेंज होता था गुड्स का। इन दिस सिस्टम इफ यू वर अ पॉटर एंड वर इन नीड ऑफ प्लम्बर, यू वुड हैव टू लुक फॉर अ प्लम्बर हु वुड बी इन नीड ऑफ पॉट्स, और फिर आप एक्सचेंज कर लोगे पॉट्स को फॉर हिज प्लम्बिंग सर्विसेज। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या आया कि ये ढूंढे कैसे जिसको ज़रूरत हो पॉट्स का और आपके पास प्लम्बिंग सर्विसेज है। तो बार्टर सिस्टम का ये बॉटल नेक था। छोटे स्केल में तो हो जाएगा, बट अगर लार्ज स्केल देख रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल, तो दिस इज़ नॉट अ फीजिबल सॉल्यूशन। जैसे ये टू वुमेन प्रैक्टिसिंग बार्टर सिस्टम इन जॉन बील मेला। जॉन बील मेला, जनवरी में हार्वेस्ट सीजन आता है जॉन बील मेला का, ये जागी रोड में होता है, 35 किलोमीटर दूर है गुवाहाटी से। पॉसिबली ओनली फेयर इन इंडिया है जहाँ पे बार्टर सिस्टम इज स्टिल अलाइव। लोग आते हैं, एक दूसरे को अपने प्रोडक्ट सर्विसेज बताते हैं और जहाँ एक्सचेंज हो सकता है वहाँ पे ये ट्रेड पॉसिबल होता है। बिग मार्केट ऑर्गेनाइज होता है, ट्राइब्स कम्युनिटीज एक्सचेंज देयर प्रोडक्ट। सो व्हाट इज दिस? दिस इज बार्टर सिस्टम। द डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम वर ओवरकम बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। अब इसमें जो मुश्किलें आ रही थी वो मनी सॉल्व करेगा। ओल्डन टाइम्स में बिफोर पेपर एंड कॉइन करेंसी केम इनटू बीइंग, रेयर ऑब्जेक्ट्स थे विद वेरी हाई इंट्रिंसिक वैल्यू सर्व्ड एज मनी। तो पहले पेपर नहीं आया, पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स भी थे जैसे फ्लिंट स्टोन, ऑब्सीडियन, कोवायर शेल्स, कॉरी, कॉरी जो ओशन की होती है, कॉडी, कॉडी शेल्स, टाइगर के पॉज, वेल्स टीथ, डॉग्स टीथ, स्किन, फर्स, कैटल राइस, पेपरकॉर्न, सॉल्ट, स्मॉल टूल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये एक मीडियम बन गए कि इस सामान की वैल्यू 4 कौड़ी है, इसकी 5 कौड़ी है, और फिर उसके हिसाब से एक्सचेंज करेंगे। धीरे धीरे फिर हम मनी करेंसी सिस्टम पे आएंगे।
द टू वर्ड सैलरी कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड सैलरियम। हम नौकरी करते हैं तो सैलरी मिलती है, इसका लेटिन वर्ड ओरिजिन है जिसका नाम है सैलरियम। इसका मतलब होता है पेमेंट बाय सॉल्ट। तो सी इसका ओरिजिन कहाँ पर है? सॉल्ट। सॉल्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी होती थी, तो किसी ने काम किया, आप उसके बदले में उसको सॉल्ट दे देते थे, तो वहां से ये टर्म ओरिजिनेट हुआ जिसका नाम है सैलरियम। As in those time, producing salt from sea water was unknown and could only be made from rock salt, जो बहुत रेयर और एक्सपेंसिव था। तो बिकॉज ये बहुत रेयर और एक्सपेंसिव कमोडिटी था, तो इसके थ्रू पेमेंट होता था और इसी से नाम आया सेलेरियम। दैट इज वाई इट बिकेम अ मोड ऑफ पेमेंट। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड देखते हैं। एंशियंट टाइम्स में ट्रांसपोर्टिंग गुड्स व ओवर लॉन्ग डिस्टेंस बहुत रिस्की होता था, दूर तक सामान ले जाना। लास्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा हमने। हेंस ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू लोकल मार्केट्स। पीपल स्पेंड करते थे मोस्ट ऑफ देयर रिसोर्सेज ऑन बेसिक नेसेसिटी, जैसे फूड और क्लोथ्स हुए। ओनली द रिच पीपल बॉट ज्वेलरी, कॉस्टली ड्रेसेस एंड दिस रिजल्टेड इन ट्रेड ऑफ लग्जरी आइटम्स। तो जिनके पास पैसा था वो लग्जरी आइटम्स खरीदते थे। सिल्क रूट था, ये एक अर्ली एग्जाम्पल है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का जो कनेक्ट करता था रोम टू चाइना। ये सिल्क रूट फिर बहुत न्यूज़ में है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना, ये 6000 किलोमीटर लॉन्ग था। ट्रेडर्स ट्रांसपोर्ट करते थे चाइनीज सिल्क, रोमन वुल एंड प्रीशियस मेटल्स, मैनी अदर हाई वैल्यू कमोडिटी, और इंटरमीडिएट पॉइंट्स जो होते थे रास्ते में वहाँ बेचते हुए आगे बढ़ते थे। इंटरमीडिएट पॉइंट्स क्या हो सकते थे? इंडिया, पर्शिया, सेंट्रल एशिया एट्सेट्रा। अब डिसइंटीग्रेशन होता है रोमन एम्पायर का। यूरोपियन कॉमर्स ग्रू ड्यूरिंग 12th एंड 13th सेंचुरी बिकॉज इन्होंने ओशियन गोइंग वॉरशिप्स बना ली, समुद्र का रास्ता ढूंढ लिया। तो ट्रेड बिटवीन यूरोप और एशिया ग्रू हुआ और इसी टाइम पे फिर अमेरिका भी डिस्कवर होगा। तो नए नए जगह मिल गए इनको ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए नई डेस्टिनेशंस मिली। 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स यूरोपियन कोलोनियलिज्म चालू हो जाएगा और ये कॉलोनीज पूरे वर्ल्ड में फैलेगी, अफ्रीका में, एशिया में, अमेरिका में, एवरीवेयर। कोलोनियलिज्म आएगा, अलोंग विद ट्रेड ऑफ एग्जॉटिक कमोडिटी भी होगा। अब एक बहुत ही वर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड आएगा जिसका नाम होगा स्लेव ट्रेड, विच वॉज कॉल्ड स्लेव ट्रेड। पोर्तुगीज, डच, स्पेनियार्ड, ब्रिटिश, ये लोग क्या करते थे, ये अफ्रीका का ये वाला जो कोस्ट है इसका नाम ही पड़ गया था स्लेव कोस्ट। ये यहाँ पे आते थे, अफ्रीका के जो नेटिव होते थे उनको कैप्चर कर लेते थे और फोर्सफुली उनको शिप पे ट्रांसपोर्ट करते थे अमेरिका में। तो ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, यूरोप से यहाँ पे आए अफ्रीकन कोस्ट, दिस इज स्लेव कोस्ट इसका नाम हो गया। यहाँ से इन्होंने अफ्रीकन्स को कैप्चर किया और ये वेस्ट इंडीज और ये नॉर्थ अमेरिका में, इधर कैरेबियन, नॉर्थ अमेरिका, सब जगह उनको ट्रांसपोर्टेशन किया। तो स्लेव ट्रेड एक बहुत लुक्रेटिव बिजनेस बन गया उस टाइम पे, मोर देन 200 ईयर्स। और फिर बाद में इसको अबॉलिश किया डेनमार्क ने, ग्रेट ब्रिटेन ने एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने 1808। तो इमेजिन, आज से करीब 212 साल पहले तक यूएस में ऐसे स्लेव ट्रेड हो रहा था। दिस वॉज इनह्यूमैन। सो ये था, इस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके ऐसे पोस्टर्स लगते थे कि दिस इज अ स्लेव और ये इस टाइप से ट्रेड है। बट दिस इज ऑल्सो नॉट न्यू थिंग। इंडिया में भी आप देखो तो एक पूरी डायनेस्टी ही बनी हुई है स्लेव डायनेस्टी के नाम से। सो दिस वॉज द थिंग। द अमेरिकन स्लेव ऑक्शन ऐसे एडवर्टाइज करते थे, सेल एंड टेम्पररी हायर बाय देयर ऑनर्स था। बायर्स पे करते थे 2000 रुपये, तो उसको एक ऐसा स्लेव मिल जाएगा, इस टाइप का काम हो रहा था वहाँ पे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इसने अब बात चेंज कर दी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो रॉ मटेरियल और दूसरा उस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का मार्केट। तो यहाँ रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल्स जैसे ग्रेन्स, मीट, वुल, ये सब की ज़रूरत बढ़ेगी। मॉनेटरी वैल्यू डिक्लाइन होगा रिलेशन टू द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो अब इसकी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की डिमांड ज़्यादा आएगी। अगर आपके पास सिंपल वुल है तो उसकी कॉस्ट कम है, बट वुल से अगर क्लोथ बन गया तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। सो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस इंपोर्टेड प्राइमरी प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, और उसको एक्सपोर्ट करते थे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। तो इंडिया से कॉटन जा रहा है और फिर वो कॉटन से कपड़ा बन रहा है और कपड़ा बन के फिर इंडिया में आ रहा है और उसकी बहुत कीमत बढ़ गई है और वो यहाँ पे सेल कर रहा है। तो इस तरीके से ये सिस्टमेटिकली ड्रेन थ्योरी भी चालू हो गया, ड्रेन, इकोनॉमिक ड्रेन। इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी रीजन्स ने प्रोड्यूस किया प्राइमरी गुड्स वर नो मोर इम्पोर्टेंट नहीं थे ये।
इंडस्ट्रियल नेशंस बिकेम ईच अदर्स प्रिंसिपल कस्टमर्स। तो इवोल्यूशन होने लग गया ट्रेड का। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 आया, कंट्रीज ने ट्रेड टैक्सेस लगाए, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम लगा। अब बिकॉज सब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रहा है, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से कितना इंपोर्ट कर रही है, कितना एक्सपोर्ट कर रही है, इस पे अब बैरियर्स आएंगे। बैरियर्स आएंगे, ट्रेड बैरियर्स। इस पे टैक्सेस लगेंगे कि यहाँ से ये सामान आएगा तो इस पे 100 रुपए का सामान है, 10 रुपए टैक्स लगेगा, तो उसकी नई कीमत 111 110 हो गई। तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन भी होगा कि 100 यूनिट से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं होगा। ट्रेड टैक्सेस एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर पीरियड ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, जैसे जनरल अग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ कैसे लगाना है, ट्रेड का, ट्रेड को कैसे फैसिलिटेट करना है। टैरिफ भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक होगा बैरियर, जो ट्रेड के बैरियर्स लगे हुए हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स आएंगे। बैरियर, टैरिफ मतलब कितना उस पर कर लग रहा है, टैरिफ, और नॉन टैरिफ बैरियर मतलब अपने टर्म्स एंड कंडीशंस ही चेंज कर दिया। तो दीज वुड बी बैरियर्स, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। देन ट्रेड होगा और रिड्यूसिंग टैरिफ की बात होगा, फिर ये जीएटीटी, फिर बाद में इवोल्यूशन होगा। तो दिस इज द इवोल्यूशन प्रोसेस। अब सवाल ये उठता है कि इंटरनेशनल ट्रेड की ज़रूरत क्यों है, क्यों ऐसी ज़रूरत है कि आईवीसी के टाइम से ये इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा है। अभी जैसे इंडिया की बात हो रही थी, आरसीईपी, अभी यूके का ब्रेग्जिट हो रहा है, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू इंडिया और फिर यहाँ पे ट्रेड की डील्स होने की बात है। सो व्हाट इज दिस इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट, और इसकी ज़रूरत क्यों है। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है ये रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन है। हर कंट्री का ना अपना एक स्पेशलाइजेशन है, वो उस चीज़ को बहुत कम प्राइस में अच्छा बना सकता है, तो फिर इसीलिए ज़रूरत होती है ट्रेड की। ये बेनिफिट करता है वर्ल्ड इकोनॉमी को। डिफरेंट कंट्री प्रैक्टिस करती है स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, प्रोडक्शन, कमोडिटी या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के लिए। ईच काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन कैन गिव राइज टू ट्रेड। जैसे इंडिया में नंबर्स बहुत ज़्यादा है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो हमने आईटी बीपीओ में बहुत अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लिया, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है हमारी। इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, जहाँ जो चीज़ अच्छा है उसकी उस स्ट्रेंथ को ले लो। यूएस में जो स्ट्रेंथ है वो ले लो, चाइना की वो स्ट्रेंथ वो है, इंडिया का है, जापान का है, अरब का है, इसराइल का है, अफ्रीका का है, ऐसे करके स्ट्रेंथ पे प्ले करो, कंपैरेटिव एडवांटेज, और कॉम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी वीकनेस है, ये इसको ये दे देगा, इसकी स्ट्रेंथ है, इसकी वीकनेस है, ये इसको ये सप्लाई कर देगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, एंड इन प्रिंसिपल म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए, बट ये अक्सर चीज़ हो नहीं पाती। सो दैट इज़ वाई लॉज लगते हैं, फिर WTO न्यूज़ में आता है। देन रिजोल्यूशन डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात आती है, ताकि फेयर हो। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो म्यूचुअली फेयर होना चाहिए और म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए। मॉडर्न टाइम्स में ट्रेड इज द बेसिस ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये रिलेटेड है फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशंस में भी। जो फॉरेन पॉलिसी है ना, वो ट्रेड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करती है। वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हो, no country is willing to forego the benefits derived from participation in international trade. So the point is, silos में नहीं रह सकते हैं, we need to go out and participate in international trade. अब सवाल उठता है बेसिस क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का। तो डिफरेंसेस होते हैं नेशनल रिसोर्सेज में। कुछ जगह किसी कंट्री के नेशनल, जैसे अफ्रीका है, इसका बहुत मिनरल रिच है, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, जापान के पास है नहीं। सो डिफरेंस इन नेशनल रिसोर्सेज, वर्ल्ड्स नेशनल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे रिसोर्सेज भी है, बिकॉज ऑफ डिफरेंसेज इन देयर फिजिकल मेकअप, जो हमने ज्योग्राफी की बुक्स में पढ़ा, जियोलॉजी, रिलीफ, सॉइल, क्लाइमेट। तो ओर्स, मिनरल्स, रिसोर्सेज, प्लांट्स, एनिमल्स सब डिफरेंट है, रिसोर्सेज आर डिफरेंट, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ये डिटरमाइन करता है कि मिनरल रिसोर्सेज का बेस कैसा है वहाँ पे, टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस क्या है, वहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप है, एनिमल्स कैसे हैं, लो लैंड्स हैं तो क्या वहाँ पे एग्रीकल्चर हो पाता है, जैसे इंडिया में प्लेन्स हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है। माउंटेन्स हैं, जैसे हमारे यहाँ हिमालय है, यूरोप के माउंटेन्स हैं, ये अट्रैक्ट करेंगे टूरिस्ट और प्रमोट करेंगे टूरिज्म। सो ज्योग्राफी इज डेस्टिनी। मिनरल रिसोर्सेज है, ये भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है वर्ल्ड में। अवेलेबिलिटी होनी चाहिए मिनरल रिसोर्सेज की, और जहाँ मिनरल्स हैं, जैसे रूहर का हमने पढ़ा था, कोल, आयरन, इंडिया में जहाँ मिनरल रिसोर्सेज हैं वहाँ इंडस्ट्री सेटअप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बेसिस होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। देन क्लाइमेट इज ऑल्सो वन थिंग,
बिकॉज क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना को जो सर्वाइव करेगी उस रीजन में। ये भी इंश्योर करता है डाइवर्सिटी इन द रेंज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। जैसे उल का प्रोडक्शन है ये कोल्ड रीजन में होगा, हमने पढ़ा था ना ज्योग्राफी में, टेम्परेट होता है इस तरीके से लैटिट्यूड हायर लैटिट्यूड में। सो क्लाइमेट है, अब वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, मैरीटाइम है, किस टाइप का क्लाइमेट है, टेम्परेट है, आर्कटिक है, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज दिस। प्रोडक्शन वहाँ पे डिफरेंट चीज़ों का होगा, बनाना, रबर, कोकोआ, ये ट्रॉपिकल रीजन्स में होंगे। तो फर्स्ट फैक्टर जो है वो है नेशनल रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, मिनरल रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट इसके टाइप्स हो सकते हैं। फिर बात आती है पॉपुलेशन की। जापान की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, इंडिया की पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, डाइवर्सिटी ऑफ पीपल क्या है कंट्री में, और वो डिसाइड करेगा टाइप एंड वॉल्यूम ऑफ गुड्स ट्रेडेड। कल्चर, कुछ कंट्रीज हैं कल्चरल डिफरेंसेस हैं, कुछ में ऑन्टरप्रेन्योरशिप एक कल्चर माना जाता है। डिस्टिंक्टिंग फॉर्म ऑफ आर्ट क्राफ्ट डेवलप हुआ है सर्टेन कल्चर्स में जो वैल्यूड है द वर्ल्ड ओवर। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइना है, चाइना को बड़ा एक्सपर्टीज मिल गया पोर्सलिन और ब्रोकेट्स बनाने के लिए, तो ये चाइनीज दीज आर्टिफैक्ट्स आर वर्ल्ड फेमस। कारपेट, अब ईरान के कारपेट देखो, दे आर एक्सेलेंट, फेमस है। नॉर्थ अफ्रीका का लेदर वर्क बहुत फेमस है। इंडोनेशिया में ये बटिक क्लोथ होता है, ये एक प्राइज्ड हैंडीक्राफ्ट है। सो देर इज अ कल्चर, एलिमेंट ऑफ कल्चर, किस जगह की वो चीज़ बहुत फेमस होती है और उसको फिर वो सेल करते हैं। सो दिस इज द थिंग। साइज ऑफ पॉपुलेशन, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज होती हैं तो वॉल्यूम ऑफ इंटरनल ट्रेड भी इनका ज़्यादा होगा। जैसे इंडिया है हमारा, हमारा डोमेस्टिक ही बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो जाता है, हम जो मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको खुद ही कंज्यूम भी कर लेते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी नहीं होते, बट लिटिल एक्सटर्नल ट्रेड बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंज्यूम हो जाता है लोकल मार्केट में है। टी का हम बहुत प्रोडक्शन करते हैं बट टी का कंजम्पशन भी कर लेते हैं और फिर एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है पॉपुलेशन का वो डिटरमाइन करेगा डिमांड फॉर बेटर क्वालिटी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। अगर स्टैंडर्ड ज़्यादा है, पैसे हैं, तो हम बाहर से सामान भी बुलाएंगे। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कॉस्टली इंपोर्टेड गुड्स को। तो पॉपुलेशन का साइज भी एक फैक्टर है। तो दिस इज पॉपुलेशन फैक्टर, कल्चर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब बात आती है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ज्योग्राफी में आगे हम एक रोस्टॉफ मॉडल भी पढ़ेंगे स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज की। नेचर ऑफ आइटम्स, क्या ट्रेड हो रहा है, ये भी चेंज होता है उसका स्वभाव। एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, ये एक्सचेंज होते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमने पढ़ा था पहले प्रिमिटिव होता है, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्जरी, इस तरीके से बढ़ रहा था। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से स्टेजेस आएंगी। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होंगे, इंडस्ट्रियलाइज नेशन होगा, उनका कंजम्पशन पैटर्न डिफरेंट होगा। मशीनरी, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट गुड ग्रेन्स का, रॉ मटेरियल का। तो किस लेवल पे हैं, किस स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे है, वो डिटरमाइन करेगा आप किस ट्रेड पे डील कर रहे हो। जैसे आप यूके देखो, यूएसए देखो, एडवांस्ड कंट्रीज हैं, ये यूजुअली प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व नहीं है। सो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये बूस्ट कर सकता है ट्रेड डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे कैपिटल नहीं है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा है हमने, कैपिटल रिक्वायर्ड होता है टू स्टार्ट अ बिजनेस। डेवलपमेंट, माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग, हैवी इंजीनियरिंग, लंबरिंग, लकड़ी, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, इन सब के लिए कैपिटल चाहिए। और कैपिटल कहाँ से आएगा, ये जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। तो डेवलपिंग सच कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री इन डेवलपिंग कंट्रीज और इंडस्ट्रियल नेशंस इंश्योर करेगा इंपोर्ट ऑफ फूड स्टॉक्स। तो जैसे यूएस और यूके हैं, ये लोग क्या करते हैं अफ्रीकन नेशंस में, फ्रांस अफ्रीकन नेशन में, ये ऐसे पैसे लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से प्रोडक्शन होता है, फिर वो उसको फिनिश्ड गुड्स अपने यहाँ इंपोर्ट करा लेते हैं। तो ये कहलाया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दिस एंटायर साइकिल स्टेप्स अप द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। तो इसके कारण आप देखना ट्रेड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। एक और बात होती है ट्रांसपोर्ट की। जहाँ ट्रांसपोर्टेशन बेटर है, मतलब रोड्स हैं, रेलवेज है, कनेक्टिविटी है, ओशन है, वहाँ ट्रेड ज़्यादा होगा। लैक ऑफ एडिक्वेट एंड एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करता है ट्रेड टू लोकल एरिया। बट एक बार आपने ट्रांसपोर्ट का बैरियर ओपन कर लिया, आप पूरे वर्ल्ड में अपना सामान पहुंचा सकते हो। हाई वैल्यू आइटम्स, जेम्स, सिल्क, स्पाइसेस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ रेल, ओशन, एयर ट्रांसपोर्ट है। रेफ्रिजरेशन हो गया है, अब क्या, जो जैसे फिशेज होती थी, इनकी शेल्फ लाइफ कम होती थी, इजीली ये खो जाती है, खराब हो जाती है। अब रेफ्रिजरेशन आ गया, मतलब आप
फिशेस को शिप में ही रेफ्रिजरेशन बना लिया है आपने, फिश कैप्चर करो, लॉन्ग डिस्टेंस पे आप उसको डिलीवर कर सकते हो, प्रिजर्वेशन हो गया। तो इससे क्या हुआ, स्पेटियल एक्सपेंशन हुआ, स्पेस में दिस मतलब एरिया में, जोग्राफिकल एरिया में एक्सपेंशन हुआ। तो ये क्या थे, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं इंटरनेशनल ट्रेड के। तो इंटरनेशनल ट्रेड में तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, वॉल्यूम, क्वांटिटी, उसका कंपोजिशन क्या है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब जैसे इंडिया में देखें तो हम टूवर्ड्स अरब जा रहा है, या फिर साउथ ईस्ट एशिया जा रहा है, चाइना जा रहा है, यूके, यूएस, यूरोप, किस डायरेक्शन में जा रहा है, अफ्रीका जा रहा है, कितना जा रहा है और उसका कंपोजिशन क्या है। तो वॉल्यूम, कंपोजिशन और डायरेक्शन, ये तीन टर्म्स होते हैं। पहले बात करते हैं वॉल्यूम का। एक्चुअल टनेज ऑफ गुड्स ट्रेडेड मेक्स अप द वॉल्यूम। कितना टनेज हुआ, कितने टनेज मतलब कितना वेट आपने दिस ट्रांसपोर्ट किया, ट्रेड किया। सर्विसेज तो अब ट्रेड नहीं हो सकती बिकॉज वहां पे टनेज होगा नहीं, तो हम इसको लगा देते हैं टोटल वैल्यू, कितनी कीमत की आपने सर्विस दिया। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड इज कंसिडर्ड टू बी द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। इसका वैल्यू क्या है। टेबल 9.1 शो करती है टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हैज बीन स्टेडीली राइजिंग ओवर द पास्ट डेकेड, विच इज अ गुड थिंग। ट्रेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सी गुड सर्विसेज मिला के ऐसे राइज हुआ है। अब व्हाई डू यू थिंक दैट द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हैज इंक्रीज्ड ओवर द डेकेड्स। ऑब्वियसली बिकॉज रूल्स बेटर हो गए, ट्रांसपोर्टेशन बेटर आ गया, और हम चेंज भी हो रहा है, हमारा सोसाइटी चेंज हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, सो दैट इज वाई वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज हुआ है। अब बात आती है कंपोजिशन की। तो नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इंपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है कंट्री में, उसमें भी बहुत चेंजेस आए हैं लास्ट सेंचुरी में। जैसे चाइना देखो, चाइना मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। इंडिया या फिर कोई अफ्रीका का नेशन देखो, ये रॉ मटेरियल को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट क्या है और इम्पोर्ट क्या है, ये दोनों चीज़ें भी आपको देखनी है। नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बाय कंट्री, उसमें भी अंडरगोन हुआ है चेंजेस ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। ट्रेड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट डोमिनेंट था इन द बिगनिंग ऑफ लास्ट सेंचुरी। पहले प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते थे, रॉ मटेरियल, फिर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आए, इनका प्रोमिनेंस आया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमांड द बल्क ऑफ द ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज सेक्टर्स में। अब सर्विसेज भी आ गई, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शियल सर्विसेज। अब इसमें भी अपवर्ड ट्रेंड है, बट अभी कोविड का भी बैकड्रॉप है। द पॉइंट इज सर्विसेज भी आ रही है, प्राइमरी सेकेंडरी जैसे एक्टिविटीज था, ऐसे ट्रेड का कंपोजिशन भी चेंज हो रहा है। सी, अब ये जैसे कंपोजिशन है, मशीनरी क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, फ्यूल, जैसे अब आप सऊदी की बात करो, यूएई की बात करो, ये फ्यूल्स बहुत ज़्यादा दिस चीप क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। माइनिंग रोड, टेलीकॉम, केमिकल, ऑटोमेटिव, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, आयरन एंड स्टील, क्लोथिंग, टेक्सटाइल। बांग्लादेश देखो क्लोथिंग अपैरल में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो ये मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट दिस 2004 का डेटा है। Looking at the graph above, we find that machinery and transport equipment, fuel and mining product, office, telecom, ये सारी चीज़ें हैं। एक्सपोर्ट मतलब होता है बाहर भेजना, इंपोर्ट मतलब होता है बाहर से बुलाना, आयात निर्यात। अब ये है प्रोडक्ट्स, आयरन, स्टील, क्लोथिंग, टेक्सटाइल, ये मेजर आइटम्स हैं मर्चेंडाइज के जो ट्रेड हो रहे हैं। ट्रेड सर्विस सेक्टर में भी डिफरेंट है। ट्रेड इन प्रोडक्ट प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ये भी एक्सपैंड हुआ है। कंज्यूम्ड में नहीं होता है, ये वेटलेस होता है, तो वैल्यू के थ्रू होगा सर्विस। इजीली रेप्लिकेट कर सकते हैं, जनरेटिंग मोर प्रॉफिट देन प्रोड्यूसिंग गुड्स। तो सी, इंटरनेट जैसे कंपनीज भी आ गई है, सर्विस कंपनी, कितना तेजी से अपना इन्होंने ग्रोथ किया है। 4 डिफरेंट वेज हैं थ्रू विच सर्विसेज कैन बी सप्लाइड। या तो कमर्शियल सर्विस हो सकती है, पहला तरीका। ट्रैवल कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज है। लेबर का फ्लो भी है, जैसे इंडिया में सरप्लस लेबर होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और वो वेल स्किल्ड भी है, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो पूरे वर्ल्ड में हम इंडियंस को भेजते हैं। जैसे आप इसका अगेन दिस अरब एंड ऑल दीज देखो, यहाँ ब्लू कॉलर वर्कर्स बहुत सारे गए हैं इंडिया के। अगर आप इधर आईटी सेक्टर का देखो, यूएस में, यूरोप में बहुत सारे लोग जाते हैं इंडियंस के, तो दिस इज लेबर फ्लो। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, कमर्शियल एंड ट्रैवल। तो ये तो था कंपोजिशन, ट्रेड का क्या है। अब जो थर्ड पार्ट है दैट इज डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। ट्रेड किस डायरेक्शन में जा रहा है। हिस्टोरिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज थी ऑफ द प्रेजेंट, ये यूज टू एक्सपोर्ट वैल्यूएबल गुड्स एंड आर्टिफैक्ट्स एटसेट्रा। डेवलपिंग कंट्रीज थी, एक्सपोर्ट करती थी, बाहर बेचती थी वैल्यूएबल गुड्स एंड आर्टिफैक्ट्स, और ये एक्सपोर्ट होते थे यूरोपियन कंट्रीज, बिकॉज ये जो कंट्रीज थी ये मोस्टली उनकी कॉलोनीज भी थी यूरोपियन कंट्रीज की। 13th 19th सेंचुरी में देयर वाज अ रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड।
यूरोपियन कंट्रीज ने स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फॉर एक्सचेंज ऑफ फूड स्टफ एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर कॉलोनी। जैसे हमने इंडिया का एग्जांपल देखा, यहाँ से कॉटन जा रहा है, वहां से कपड़ा बन के आ रहा है मैनचेस्टर से, और हम उसको खरीद रहे हैं। तो ये रिवर्स हो गया। यूरोप और यूएसए इमर्ज्ड एज मेजर ट्रेड पार्टनर इन द वर्ल्ड, और ये लीडर्स बन गए ट्रेड ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में। जापान इस टाइम में थर्ड इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री रहा। वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न ड्रास्टिक चेंजेस हुए सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में। यूरोप ने अपनी कॉलोनीज खोना चालू कर दिया। इंडिया, चाइना, ये भी अब ग्रो करेंगे, कंपटीशन देने लग जाएंगे, और चाइना तो अभी 2035 तक सुपर पावर बनने की सोच रहा है। द नेचर ऑफ द गुड्स ट्रेड हैज ऑल्सो चेंज्ड। तो ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेड था। पहले डेवलपिंग टू डेवलप था, फिर डेवलप्ड कंट्रीज ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, और ऐसे डायरेक्शन ऑफ ट्रेड हो गया। अब ट्रेड होता है ना, तो ट्रेड का एक बैलेंस होता है, कितना इंपोर्ट हुआ कितना एक्सपोर्ट हुआ, इसका एक बैलेंस आएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड, कितना बाहर से बुलाया आयात हुआ, और कितना एक्सपोर्ट हुआ निर्यात हुआ दूसरे कंट्रीज में। तो इसका एक बैलेंस आया, सम टोटल होगा, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। इफ द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट, तो कंट्री में नेगेटिव और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। जैसे हम चाइना के साथ देखते हैं, हम इंपोर्ट बहुत करते हैं बट एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करते। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा, अगर हम देखें चाइना स्पेसिफिक में, तो वो नेगेटिव है। ऐसे ही कंट्री का ओवरऑल भी हो सकता है, कंट्री का नेगेटिव है या फिर अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल का मतलब है इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, फेवरेबल का मतलब है एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। एक्सपोर्ट अगर मोर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट होगा तो कंट्री का पॉजिटिव या फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का सीरियस इम्प्लीमेंटेशन भी होता है कंट्री की इकोनॉमी के। जैसे कि आपको 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स है, हमारा बीओटी क्राइसिस हो रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी होता रहा, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो द पॉइंट इज, अगर ट्रेड में आप बेटर कर रहे हो, चाइना का फॉरेक्स रिजर्व इतना बेटर क्यों है? बिकॉज वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, इंपोर्ट कम कर रहा है, तो उसको डॉलर ज़्यादा अर्न हो रहा है। नेगेटिव बैलेंस वुड मीन दैट कंट्री स्पेंड मोर ऑन बाइंग गुड्स देन इट कैन अर्न बाय सेलिंग इट्स गुड्स। तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली लेड टू एग्जॉस्शन ऑफ इट्स फाइनेंशियल रिजर्व। हमारे पास पैसे नहीं बचे थे 1991 में, फाइनेंशियल रिजर्व। तो दिस इज ट्रेड, दैट इज वाई आप सरकार की जो भी स्कीम देखो, MEIS मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, सर्विस एक्सपोर्ट है, हम हमेशा एक्सपोर्ट पे बढ़ावा देते हैं कि ज़्यादा चीज़ें बाहर भेजें। अगर ज़्यादा बेचेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, एक्सपोर्ट। और जो इंपोर्ट है उसको हम डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा सोचते हैं इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन करें, सेल्फ रिलायंट इंडिया बने। अब आती है टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये बायलैटरल, मल्टीलेटरल हो सकता है। दो टाइप है। बायलैटरल ट्रेड मतलब दो कंट्रीज हैं, दोनों आपस में ट्रेड कर रही हैं, तो वो बायलैटरल हो गया। जैसे अभी इंडिया और यूके अगर पैक्ट साइन करते हैं तो ये बायलैटरल हो जाएगा। दे एंटर इनटू अग्रीमेंट टू ट्रेड स्पेसिफाइड कमोडिटीज अमंग्स देम। अब बिकॉज दो पार्टी है तो दोनों अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करेंगे। कंट्री ए अग्री हुआ कंट्री सम रॉ मटेरियल देने के लिए, अदर स्पेसिफाइड आइटम कंट्री बी को, और इस तरीके से ए और बी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं। तो दिस इज बायलैटरल। अब आता है मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल में दो कंट्री नहीं होगी, ग्रुप होगा, जैसे RCEP हो गया। एज द टर्म सजेस्ट, मल्टीलेटरल ट्रेड इज कंडक्टेड विद मैनी ट्रेडिंग कंट्री। Same countries can trade with a number of other countries, और country may also grant the status of most favored nation on some of the trading partner। जैसे WTO MFN दे दिया, मतलब हम इन सब कंट्रीज में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, हमने MFN दे दिया है सबको। मल्टीलेटरल ट्रेड। अब बात आती है फ्री ट्रेड की। फ्री ट्रेड कर दिया बिकॉज ट्रेड में हमने बैरियर्स देखे थे, टैरिफ बैरियर था, नॉन टैरिफ बैरियर था। फ्री ट्रेड क्या होगा? द एक्ट ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमीज फॉर ट्रेडिंग इज नोन एज फ्री ट्रेड और ट्रेड लिबरलाइजेशन। जैसे 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन इन स्पेसिफिक टू ट्रेड, दिस इज डन बाय ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स। जैसे कि टैरिफ, पहले टैरिफ बहुत होता था तो हमने टैरिफ कम किया, तो लिबरलाइजेशन हुआ। ट्रेड लिबरलाइजेशन से गुड्स एंड सर्विसेज हम अलाउ कर रहे हैं फ्रॉम एवरीवेयर टू कॉम्पीट विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बाहर की कोई सर्विस और गुड्स इंडिया में आने में ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, ज़्यादा उस पर टैरिफ नहीं लगेगा, तो वो जो डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज है उससे कॉम्पीट कर पाएंगी। दिस इज कॉल्ड ट्रेड लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हुआ अलॉन्ग विद फ्री ट्रेड। ये एडवर्सली अफेक्ट करता है इकोनॉमीज डेवलपिंग कंट्रीज को। वाई?
because by not giving equal playing field by imposing conditions which are unfavorable. See, कंट्री ए है वो डेवलपिंग है, कंट्री बी काफ़ी डेवलप्ड है. अगर इधर का प्रोडक्ट बहुत इजीली यहाँ पे आ गया तो कंट्री ए का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो तो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसके पास अभी एक्सपर्टीज इतनी है नहीं. तो ये तो लॉस में हो गया, अनफेवरेबल. Development of transport and communication system, goods and services can travel faster and farther than even ever before. तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी बेटर हो गया है. बट फ्री ट्रेड शुड नॉट ओनली लेट रिच कंपनीज एंटर द मार्केट. तभी आप देखना WTO के अग्रीमेंट्स देखो, हम फर्दर फिर दोहा अग्रीमेंट एंड ऑल भी देखेंगे. ये जो बड़ी कंट्रीज होती है, रिच कंट्रीज होती है, डेवलप्ड कंट्रीज होती है, ये हमेशा बात करती है टैरिफ बैरियर कम करें, लिबरल करें. आप US प्रेसिडेंट्स के भी स्टेटमेंट्स हमने देखे कि हम इंडिया में से हार्ले डेविडसन में टैरिफ कम करें, ओपन करें मार्केट, एक्सेस करें. RCEP नेगोशिएशंस फेल होने का वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कि दे वांट मोर मार्केट एक्सेस, दे वांट टू इंडिया टू लोअर देयर टैरिफ. बट उससे हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ये भी एक बात होती है. अब कंट्रीज अपने ओन मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाहती है फ्रॉम फॉरेन प्रोडक्ट से, ये हर कंट्री करती है. कंट्री ऑल्सो नीड टू बी कॉशियस अबाउट डम्प्ड गुड. चाइना पे कई बार चार्जेस लगते हैं, वो गुड्स अपने डंप कर देता है. फ्री ट्रेड में डंप्ड गुड्स चीपर प्राइसेस में कैन हार्म कर सकते हैं डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को. चाइना ने बहुत सारे अमाउंट जिस कुछ मैन्युफैक्चर किया उसको किसी दूसरे कंट्री में बहुत कम प्राइस पे डंप कर दिया. अब उससे क्या होगा, जो लोकल जो मार्केट है, लोकल प्लेयर्स हैं, वो तो कॉम्पीट कर नहीं पाएंगे, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, कॉम्पिटिशन एलिमिनेट हो गया. तो दिस इज कॉल्ड डंपिंग. कम प्राइस में वो डंप कर रहा है. द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग अ कमोडिटी इन टू कंट्री एट अ प्राइस दैट डिफर्स फॉर रीजन नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट. उसकी कॉस्ट 100 रुपये बट आप उसको 90 रुपये में एक कंट्री में सेल कर रहे हो, दिस इज डंपिंग. ये इलीगल भी होता है. तो इसके लिए फिर लगती है एंटी डंपिंग ड्यूटी. ऐसे कंट्रीज एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं. अब बात आती है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो शुरुआत हमने बार्टर सिस्टम से किया, फिर हम मूव हुए WTO पे. इससे पहले GATT भी आएगा. द पॉइंट इज, जब इतने मैसिव स्केल में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है तो वी नीड एन ऑर्गेनाइजेशन जो इसको वॉच करे, वहाँ पे फैसिलिटेट करे. अगर डिस्प्यूट्स हो तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म हो, उसके लिए है ये WTO. 48 में लिबरलाइज हुआ वर्ल्ड, हाई कस्टम टैरिफ में वेरियस अदर टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस थे, हटे वो. जनरल अग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड आया. 48 से 94 तक ये चलेगा. 94 में मेंबर्स ने डिसाइड किया कि GATT इज नॉट सफिशिएंट, वी नीड समथिंग मोर. तो एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जो प्रमोट करेगा फ्री और फेयर ट्रेड को नेशन स्टेट्स में. तो GATT फिर बन जाएगा WTO. कब बनेगा? 1 जनवरी 1995 में. सो WTO इज ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो डील करता है ग्लोबल रूल्स क्या है, टर्म्स कंडीशंस क्या हैं ट्रेड के बिटवीन नेशंस. इट सेट्स द रूल्स फॉर द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स बिटवीन इट्स मेंबर नेशन. तो टर्म्स, ट्रेडिंग रूल्स बता रहा है और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी कर रहा है. WTO ऑल्सो कवर्स ट्रेड इन सर्विसेज जैसे टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इन सब का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जैसे डिस्प्यूट्स भी आते हैं, वो भी देखता है. तो दिस इज द बॉडी WTO. WTO हैज however been criticism, इसका क्रिटिसिज्म भी होता है, opposed by those who are worried about the effect of free trade and economic globalization. बिकॉज ये जो चीज़ें होती है ना, ये अक्सर फेवर करती है डेवलप्ड कंट्रीज़ को, और पुअर कंट्रीज़ जैसे अफ्रीका की है या डेवलपिंग नेशंस है उनका अनफेवरेबल हो जाता है. तो WTO का क्रिटिसिज्म भी होता है. इट इज़ आर्ग्यूड दैट फ्री ट्रेड है डज नॉट मेक ऑर्डिनरी पीपल लाइफ मोर प्रॉस्परस. ये एक नया टूल हो गया है जिससे इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. इट इज़ एक्चुअली वाइडनिंग द गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर. रिच कंट्री रिच हो रही है, पुअर कंट्री पुअर हो रही है, बिकॉज जो इन्फ्लुएंशियल नेशंस है WTO में वो अपने हिसाब से, अपने बेस्ट इंटरेस्ट के हिसाब से पॉलिसीज डिज़ाइन करते हैं. वो फोकस करते हैं अपने कमर्शियल इंटरेस्ट पे, और ये कमर्शियल इंटरेस्ट डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज को फेवर नहीं करते. मैनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव नॉट फुल्ली ओपन, वो अपने मार्केट ओपन नहीं करते, बट डेवलपिंग कंट्रीज पुअर कंट्रीज को बोलते हैं कि आप अपने मार्केट ओपन करो. Many developed countries have not fully opened their market to products from developing countries. It is also argued that issues of health, workers' right, child labor, environment, ये चीज़ें भी इग्नोर होती है. तो WTO का क्रिटिसिज्म इज हैपनिंग, और WTO का रेलेवेंस पे भी सवाल उठते हैं. WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 149 कंट्री 2005 डेटा, इंडिया फाउंडर मेंबर WTO. अब ये है रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स. तो ये तो वर्ल्ड लेवल पे था.
ऐसे ही रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स भी बने। तो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैव कम अप इन ऑर्डर टू एनकरेज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज जहाँ पे जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, जैसे एशियान का बन गया, आरसीपी बन गया, साउथ अमेरिका में बन गया, ऐसे अफ्रीका रीजनल ब्लॉक्स भी हैं जहाँ पे सिमिलैरिटी है और वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ट्रेडिंग आइटम्स को। कर्ब रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, तो रीजनल लेवल पे भी ये ऐसे ब्लॉक्स बनते हैं। 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं, 52% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। ट्रेडिंग ब्लॉक्स डेवलप हुए हैं एज अ रेस्पॉन्स टू द फेलियर ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। जब वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें नहीं होती तो रीजनल लेवल पे चीज़ें होने लग जाती है, इंट्रा रीजनल ट्रेड। ये जो रीजनल ब्लॉक्स हैं ये रिमूव करते हैं टैरिफ बैरियर विद इन मेंबर, भी ऐसा होता है। फ्री ट्रेड एनकरेज करेंगे आपस ग्रुप में, डिफिकल्ट जो हो रही है चीज़ें उसको एलिमिनेट करेंगे, ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनाएंगे। सो दीज आर रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स। अब ये कुछ नाम दिए हुए हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एशियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, हेडक्वार्टर जकार्ता, मेंबर नेशंस ये सारे हैं इसके। देन दिस इज अगस्त 1967 में बना था। एग्रो प्रोडक्ट, रबर, पाम ऑयल, इसका अपडेटेड हमें देखना है। एग्रो प्रोडक्ट, रबर, पाम ऑयल। अब सी कमोडिटी क्या बता रहा है, जो वहाँ की रीजनल कमोडिटी है, रीजनल स्पेशलाइजेशन है। तो एशियन कंट्रीज में ये चीज़ें हैं बिकॉज ये इक्वेटोरियल नेशंस हैं मोस्टली। तो पाम ऑयल, कोपरा, कॉफ़ी, मिनरल, इन सब चीज़ों पे इन्होंने एक्सपर्टीज़ किया है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी ये बात कर रहे हैं। तो दिस इज एशियन। ऐसे ही एक CIS है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का है, मिंक्स एंड बेलारस, अर्मेनिया, अजरबैजान। ये जो फॉर्मर USSR की ये जो कंट्रीज थी इन्होंने कुछ मिलके बना लिया। अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारस, जॉर्जिया, कजाक, किर्ग, मोल्डोवा, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड उज्बेक एंड रशिया। तो ये CIS हो गया। अब यहाँ स्ट्रेंथ क्या है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, कॉटन, फाइबर, एल्यूमिनियम, तो ये इधर प्ले कर रहे हैं। तो पॉइंट इज रीजनल ब्लॉक्स जो होते हैं ना वो अपने स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। EU बना, अब ये यूरोप की कंट्रीज हैं तो ये यूरोप की स्ट्रेंथ में खेलेंगे। प्रोडक्ट, मिनरल, वुड, पेपर, ट्रांसपोर्ट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्लॉक, वर्क ऑफ आर्ट एंड एंटीक। सिंगल मार्केट भी बनाया इन्होंने, करेंसी। अब यूरोपियन यूनियन से ही ब्रेग्जिट हो रहा है, ब्रिटेन इससे एग्जिट कर रहा है। देन दिस इज लेटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन हुआ। ऐसे ही नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन हुआ यहाँ पे। ये ओपेक एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसमें भी कार्टल्स, इसमें भी डिस्प्यूट्स आ रहे हैं अभी काफ़ी। साफ्टा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो व्हाट आर दीज आर रीजनल ट्रेड, एशियान, CIS, EU, दिस इज लेटिन अमेरिका इंटीग्रेशन एसोसिएशन, नाफ्टा, ओपेक एंड साफ्टा। ये उनके रीजनल ब्लॉक्स हैं। अब कंसर्न्स आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए नेशंस को इफ इट नीड्स टू रीजनल स्पेशलाइजेशन, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी हो गुड्स एंड सर्विसेज का, इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइसेस हो, वेजेस, डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर। वेरी गुड पैराग्राफ, नोटेड डाउन। ये प्लस स्ट्रेंथ होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड का। बट ऐसा हो पाता है? इंटरनेशनल ट्रेड कैन प्रूव टू बी डेट्रीमेंटल टू नेशंस अगर इससे डिपेंडेंसी बढ़ रही है। जैसे कोविड-19 क्या हुआ, तो सप्लाई साइड बॉटलनेक हुए। जो बेसिक एसेंशियल्स होने चाहिए जैसे कि किट हुआ, PPE किट हुआ, वेंटिलेटर्स हुआ, इस पे डिपेंडेंसी लोगों को समझ में आई। अनइवन लेवल ऑफ डेवलपमेंट हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कमर्शियल राइवलरी आ गई, जैसे US और चाइना में ट्रेड वॉर चला। ग्लोबल ट्रेड इससे अफेक्ट होता है। It can impact everything from environment to health, well-being, people around the world. तो because वर्ल्ड एक बिग विलेज बन गया है, हम आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कंट्रीज कॉम्पीट करती है ट्रेड करने के लिए, प्रोडक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज स्पाइरल अप होता है, फुटप्रिंट्स बढ़ते हैं, लॉसेज होते हैं, रिसोर्सेज जल्दी डिप्लीट होते हैं, रिप्लेनिश नहीं हो पाते हैं, और इससे क्या होता है, लाइफ डिस्टर्ब होती है। मैरीन लाइफ डिप्लीटिंग फास्ट हो रहा है, फॉरेस्ट बहुत तेजी से कट हो रहे हैं, रिवर बेसिन सोल्ड हो रहे हैं प्राइवेट ड्रिंकिंग वाटर कंपनीज को, मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, ट्रेडिंग इन ऑयल, गैस माइनिंग, फार्मास्यूटिकल, एग्री बिजनेस, दिस केओस एवरीवेयर। एक्सपैंड कर रहे हैं ऑपरेशंस, और जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एट द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग मोर पॉल्यूशन है। ये जो तरीका है ना, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, इससे लॉसेज होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस गियर्ड हैं, केवल एक ही पर्पज है, प्रॉफिट कमाना। एनवायरमेंटल हेल्थ कंसर्न्स बिल्कुल नहीं देखते हैं, तो इससे सीरियस इम्प्लीकेशंस आते हैं फ्यूचर में। तो दिस इज द चैलेंज, दीज आर द चैलेंजेस इंटरनेशनल ट्रेड में। अब बात करते हैं गेटवे टू इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। अब गेटवे मतलब जिसके थ्रू ट्रेड होगा। लास्ट चैप्टर में पढ़ा, ट्रेड जो मेजॉरिटी होता है वो ओशन के थ्रू होता है, फ्रेट।
पोर्ट। पोर्ट में बिकॉज ओशन में ओपन है, ऐसा कुछ लाइन बिछाने की जरूरत नहीं है कि रोड बनाओ या रेल बनाओ, बस ओशन है, शिप को केवल एक पोर्ट चाहिए जहां पे वो डॉक कर सके। चीफ गेटवे ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हार्बर्स होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, हार्बर और पोर्ट। इंडिया में कितने मेजर पोर्ट्स हैं आप बताओ, और अभी जो लेटेस्ट पोर्ट जो बनने हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है उसका नाम भी बताओ। कार्गोज एंड ट्रेवलर्स पास होते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर थ्रू दीज पोर्ट्स। ये पोर्ट्स फैसिलिटीज देता है डॉकिंग का, लोडिंग अपलोडिंग अनलोडिंग होने का, स्टोरेज फैसिलिटी का, दे आर वेल। ऐसे ही एक सागर माला प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटी पोर्ट अथॉरिटी अरेंजमेंट करती है, नेविगेबल चैनल, अरेंजिंग टग्स, बैराज बनाती है, लेबर और मैनेजरल सर्विसेज भी देती है। तो एक पूरा प्लेटफॉर्म रेडी रखती है ताकि वहाँ पे ट्रेड को, वो शिप को वहाँ पे टेक केयर कर सके। इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्ट इज जज्ड बाय द साइज ऑफ कार्गो, नंबर ऑफ शिप्स कितनी हैंडल्ड है, क्वांटिटी ऑफ कार्गो कितना हेल्ड कर रहा है, ये बताता है कि वो पोर्ट कितना बड़ा पोर्ट है। और जो पोर्ट पीछे के कितने एरिया को सर्व कर रहा है, हिंटरलैंड कहलाता है वो। क्वांटिटी ऑफ कार्गो हैंडल्ड बाय अ पोर्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इट्स हिंटरलैंड। जैसे मुंबई पोर्ट है, इसका हिंटरलैंड क्या है, कोलकाता पोर्ट है, इसका हिंटरलैंड मतलब कितने एरिया को ये सर्व कर रहा है, दैट इज हिंटरलैंड। अब जैसे ये सैन फ्रांसिस्को का है, लार्जेस्ट लैंड डॉक्ड पोर्ट हार्बर है इन द वर्ल्ड, लैंड लॉक्ड है ये टाइप्स ऑफ पोर्ट होते हैं। अब इसकी भी कैटेगरी इन्होंने बना रखी है, क्लासिफिकेशन है। एक है इंडस्ट्रियल पोर्ट, ये इंडस्ट्रियल पोर्ट है, स्पेशलाइज्ड है, जैसे ग्रेन का है, शुगर ओर का है, आयरन ओर का है, ऑयल का है, केमिकल, मतलब देर इज सम स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल पोर्ट है, वो स्पेशलाइजेशन है। कमर्शियल पोर्ट होते हैं, यहाँ पे कार्गो पैकेज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते हैं, ये पैसेंजर को भी हैंडल कर सकते हैं, पैसेंजर ट्रैफिक भी। फिर कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स होते हैं, ये बल्क जनरल कार्गो लार्ज वॉल्यूम का देगा। तो ये तो हुआ इसका एक क्लासिफिकेशन, कौन सा टाइप का कार्गो वो हैंडल कर रहा है। लोकेशन के हिसाब से इनलैंड पोर्ट होता है, ये जो इनलैंड पोर्ट होता है ना, ये सी कोस्ट में नहीं होता, थोड़ा अंदर होता है। और ये जो अंदर होता है सी कोस्ट से कनेक्ट होता है थ्रू अ रिवर और अ कैनाल। सच पोर्ट्स आर एक्सेसिबल टू फ्लैट बॉटम शिप्स और बार्ज, बिकॉज रिवर का डेप्थ इतना होगा नहीं, तो ये रिवर में थोड़ा इनलैंड की तरफ है, और फिर रिवर फिर समुद्र से कनेक्ट होगी, तो दीज आर इनलैंड पोर्ट। जैसे मैनचेस्टर कैनाल से कनेक्ट है, मेम्फिस इज लोकेटेड है मिसिसिपी में, राइन के बहुत सारे पोर्ट्स हैं जो मैनहाइम एंड ड्यूसबर्ग, ये सब है। कोलकाता, हमारा इंडियन कोलकाता हुगली रिवर पे है, ब्रांच ऑफ रिवर गंगा, तो ये क्या हुआ, इनलैंड पोर्ट हुआ। आउटपोर्ट होगा जो सी पे बना है, ये डीप वाटर होगा, अवे फ्रॉम एक्चुअल पोर्ट है। ये पेरेंट पोर्ट होगा जहाँ पे रिसीव करेगा शिप्स को, बिकॉज शिप्स बहुत हैवी होती है, लार्ज साइज होता है, तो वो अंदर आ नहीं पा रही है। इसका क्लासिक एग्जांपल है एथेंस है, जैसे ये ग्रीस में है। कुछ पोर्ट होते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए, जैसे ऑयल पोर्ट है, ये ऑयल की ही चीज़ों को हैंडल करेगा। जैसे ये टैंकर पोर्ट है, रिफाइनरी पोर्ट है, मैराकाइबो वेनेजुएला में है, दिस इज एसिखरा इन ट्यूनिशिया, त्रिपोली है लेबनान में, टैंकर पोर्ट है। गल्फ ऑफ पर्शिया में है, ईरान, दिस रिफाइनरी पोर्ट। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होंगे, ये जो पोर्ट हैं ये ओरिजिनली डेवलप थे एज कॉलिंग पोर्ट मेन सी में, जहाँ शिप यूज टू एंकर फॉर रिफ्यूल, बिकॉज शिप का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है, फ्यूल इतना है नहीं, तो बीच में एक कॉलिंग पोर्ट आ गया, शिप यहाँ पे रुकेगी, रिफ्यूल करेगी, मेंटेनेंस देखेगी, फिर आगे जाएगी। दे डेवलप्ड इनटू कमर्शियल पोर्ट भी फिर बाद में वो डेवलप हो गए, जैसे एडन, होनोलुलु, सिंगापुर, ये इसके एग्जाम्पल है पोर्ट ऑफ कॉल। पैकेट स्टेशन हो सकता है, ये फेरी पोर्ट है, फेरी हो रही है यहाँ पे इधर से उधर, ऐसे फेरी। एक्सक्लूसिवली कंसर्न्ड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो रहा है, मेल हो रहा है, दिस इज पैकेट पोर्ट। ये अकर होते हैं पेयर्स में होते हैं, लोकेटेड इन सच अ वे दे फेस ईच अदर वाटर बॉडी में, जैसे यहाँ एक चैनल है, ये ऐसे ऐसे ये हो गए दिस पैकेट पोर्ट, ए से बी जाना है, बी से ए जाना है, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन। जैसे डोवर इन इंग्लैंड है एंड दिस कैलाइस इन फ्रांस है, इंग्लिश चैनल में, तो दीज आर पैकेट पोर्ट। फिर ऑन्ट्रपोर्ट है, ऑन्ट्रपोर्ट होते हैं वेयर गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट। कलेक्शन सेंटर है, अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे गुड्स आ रहा है, कलेक्शन सेंटर है। गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे सिंगापुर जो है ना, ये ऑन्ट्रपोर्ट एशिया का है, एशिया का सारा सामान सिंगापुर आ रहा है, फिर सिंगा से वो पुर से अलग अलग जगह जाएगा। रॉटरडम यूरोप का है, कोपेनहेगन बाल्टिक रीजन में, तो दीज आर ऑन्ट्रपोर्ट, किसी रीजन का सब सामान कलेक्ट करेंगे, देन फिर ये आगे फर्दर एक्सपोर्ट करेंगे। नेवल पोर्ट मतलब स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस नेवी का होगा, अंडमान एंड निकोबार में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं।
वॉरशिप, रिपेयर वर्कशिप, कोची, कारवार हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं पोर्ट्स इन इंडिया. So what are these? These are different types of port. Now this is the exercise for you. Most of the world's great ports are classified as ये कौन से होते हैं बताइए. Which of the following continent में maximum flow of global trade आएगा? किस continent की बात पूछा है? Trade flow. साउथ अमेरिकन नेशन ओपेक का कौन सा है? इसमें ना लेटेस्ट डेटा देखना है, ये जितने भी हमने रीजनल ब्लॉक्स देखे. देन ट्रेड ब्लॉक्स में एसोसिएट मेंबर्स कौन से हैं? 30 वर्ड्स में बताइए वर्ड डब्ल्यूटीओ का फंक्शन क्या है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डब्ल्यूटीओ का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है आज की डेट में. नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट डेट्रीमेंटल होता है. अब बेनिफिट्स क्या होते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनाने के? आरसीईपी में हमने ज्वाइन नहीं किया, इसका रीज़न क्या है आप बताओ. आरसीईपी. देन हेल्पफुल टू ट्रेड कैसे होता है? पोर्ट लेड डेवलपमेंट में भी सागरमाला इज इंपॉर्टेंट. पोर्ट लेड डेवलपमेंट. इंटरनेशनल ट्रेड में नेशंस कैसे गेन करती है? ट्रेड से सबका बेनिफिट होता है. सो दीज आर ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड दिस टाइप्स ऑफ डिफरेंट ट्रेड एंड पोर्ट्स. ओके, सो दिस कंप्लीट्स अवर यूनिट नंबर 3 इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑल. अब जो फाइनल चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन सेटलमेंट्स. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.